गुड मॉर्निंग। आज अपन लेसन नंबर 2 से पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो हमने जो कल पढ़ा था वो था परागकोश है उसका परिवर्धन पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना। बिल्कुल ध्यान देना सभी को चित्र। तो लघु बीजाणुधानी कहाँ होती है? तो सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था, जो परागकोश है, ये परागकोश है, वो किससे जुड़ा रहता है? पूतंतु से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? पूतंतु से। तो परागकोश है वो 2 पालियों में पाया जाता है। परागकोश 2 पालियों में पाया जाता है। अब 2 पाली है, उसकी प्रत्येक पाली में, यानी अगर इसको देखें तो इसकी प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। परागकोश है वो 2 पालियों में पाया जाता है और प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। इस प्रकार एक परिपक्व परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। जैसे अपन यहाँ देखें, एक बार देखने के लिए समझ लीजिए आप। जैसे ये यहाँ के बीच वाला पार्ट हो गया, सेंटर का पार्ट। तो ये कितने पाली है? 2 पाली। तो परागकोश 2 पालियों में बटा रहता है। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक है? 2। तो यहाँ से देखेंगे आप तो 2 तो इधर हो गए, 2 इधर। तो इन्हें अपन क्या कहते हैं? इन चारों कोष्ठक को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। अर्थात अपन ये कहेंगे एक परिपक्व परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी होती है? 4। तो ये 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है, ठीक है। दोबारा सुनिए कि परागकोश में 2 कोष्ठक होते हैं, प्रत्येक कोष्ठक में 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। इस प्रकार एक परिपक्व परागकोश, यानी इसका अनुप्रस्थ काटते हो तो अपन को कितनी लघु बीजाणुधानी दिखाई देती है? 4 लघु बीजाणुधानी दिखाई देती है, जिनमें क्या परिपक्व होते हैं? परागकण या लघु बीजाणु परिपक्व होते हैं, ठीक है। अब संरचना की बात करते हैं तो लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी है तो कितनी पाई गई है? एक परिपक्व परागकोश में 4। परंतु कुछ पादप ऐसे होते हैं उनके परागकोश में केवल एक ही पाली होती है, यानी 2 कोष्ठक नहीं होते हैं। जैसे कपास है, भिंडी है, यानी कौन सा कुल है ये? मालवेसी कुल। तो मालवेसी कुल है, उनमें 2 कोष्ठक नहीं पाए जाते हैं, अर्थात एक ही पाली होती है परागकोश की। अर्थात इसमें केवल 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, ठीक है। तो सामान्यतः कितनी होती है परिपक्व परागकोश में? 4। परंतु कुछ कुल है, जैसे मालवेसी कुल है, इसकी बात करते हो तो परागकोश एक ही पाली के युक्त होता है, जैसे कपास, भिंडी। तो इसमें लघु बीजाणुधानी कितनी पाई जाएगी? केवल 2 ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, ठीक है। इसके आगे अपने देखेंगे कि जो लघु बीजाणुधानी है इसकी संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। तो जो परिपक्व परागकोश होता है, परिपक्व परागकोश होता है, उसमें 2 संरचनाएं दिखाई देती है। फर्स्ट, परागधानी भित्ति, परागधानी भित्ति, और दूसरी है बीजाणुजन उत्तक। एक परिपक्व परागकोश है, उसके 2 भाग दिखाई देते हैं, परागधानी भित्ति, दूसरा कौन सा है? बीजाणुजन उत्तक। यानी ये जो पार्ट है यहाँ तक, देखिए आप यहाँ पर, यहाँ तक का जो पार्ट है ये तो है परागधानी भित्ति। क्या है? परागधानी भित्ति। और जो मिडल वाला ये पार्ट है वो क्या कहलाता है? बीजाणुजन उत्तक। तो अगर परागधानी भित्ति की बात करते हैं तो इसमें 4 परतें दिखाई देती है। कितनी परतें दिखाई देती है? 4 परतों में सबसे पहली जो परत है वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस। अर्थात अपन ये कहेंगे कि परागकोश में सबसे बाहर की तरफ, ये मान लीजिए सबसे बाहर की तरफ, ये जो सबसे बाहर की तरफ जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं।
क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस है, उसकी कोशिकाएं कौन से आकार की होती है? ढोलक के आकार की। अर्थात ढोलक के आकार का मतलब ये, बीच में मोटी और किनारों पर पतली। तो आप ये कहेंगे परागधानी भित्ति में बाहर की परत क्या होती है? सबसे बाहर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है वो एक स्तरीय होती है, यानी एक ही स्तर पाया था इसका, तो एक स्तरीय होती है और इसकी कोशिकाएं ढोलक के आकार की होती है। इसका अर्थ क्या होता है कि बीच में मोटी और किनारों पर क्या होती है? पतली होती है। ठीक है, और एक स्तरीय होती है, यानी इसका एक ही पर या इसकी एक ही परत पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गया वर्णन एपिडर्मिस का। उसके बाद में सेकेंड अपन जो देखते हैं वो है एंडोथीसियम। क्या है? एंडोथीसियम। अंतःभित्ति भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अंतःभित्ति। तो क्या परिभाषा होगी यहाँ पर? एंडोथीसियम के लिए क्या बोलोगे? एपिडर्मिस के ठीक नीचे, देखो ये मैंने येलो कलर से बनाई है, तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक स्तरीय परत, एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक स्तरीय परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एंडोथीसियम या अंतःभित्ति कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाई जाती है? पहले तो हो गई एक स्तरीय, यानी एक परत होती है, और इसके अंदर इनके अंदर एल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, जो आर्द्रता ग्राही होता है। क्या होता है? आर्द्रता ग्राही। जब शुष्क परिस्थितियां होती है तो शुष्क परिस्थितियों में परागकोश का स्फुटन होता है, उस समय कौन काम करता है? एल्फा सेलुलोज। जब परिपक्व परागकोश हो गया, लघु बीजाणु उसमें परिपक्व हो गए, उस समय जब परागकोश को फटना होता है उस समय कौन काम करता है? एल्फा सेलुलोज। क्योंकि ये क्या होता है? आर्द्रताग्राही, और आर्द्रताग्राही होने के कारण इसका स्फुटन हो जाता है और परागकण या लघु बीजाणु कहाँ आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी परत के लिए क्या कहा आपने कि ठीक नीचे की तरफ परत होती है, एक स्तरीय एंडोथीसियम कहलाती है, और इसके अंदर एल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपन थर्ड, तीसरी परत है जिसको मध्य परत या मिडल लेयर कहते हैं। मिडल लेयर। अब मिडल लेयर में क्या होता है? तो क्या कहेंगे? नीचे नीचे अंदर की तरफ क्या है? टेपिटम, और इसके ऊपर की तरफ कौन सी है? एंडोथीसियम। तो क्या बोलोगे? एंडोथीसियम और टेपिटम के मध्य, एंडोथीसियम और टेपिटम के मध्य एक से लेकर तीन परतीय परत पाई जाती है, या कोशिकाओं की परत पाई जाती है, यानी 3 स्तर होंगे, 1 से लेकर 3 स्तरीय परत होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? मिडल लेयर। अर्थात क्या कहोगे? एंडोथीसियम, टेपिटम, उसके मध्य 1 से लेकर 3 स्तर की जो परत होती है वो होती है मध्य परत की, और ये अल्पकालिक होती है। क्या होती है? अल्पकालिक। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ समय पश्चात ये क्या हो सकती है? नष्ट हो सकती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अल्पकालिक कहते हैं। ठीक है, फिर चौथी कौन सी है? टेपिटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट परत है। क्यों? क्योंकि ये जो परत होती है टेपिटम, जो क्या काम करती है? लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। मुख्य बात क्या है इसकी? लघु बीजाणु को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। तो क्या बताएंगे? यह परागधानी भित्ति की सबसे अंतिम परत होती है, परागधानी भित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है। इसमें स्पष्ट जीवद्रव्य युक्त कोशिका होती है, केंद्रक स्पष्ट होता है। हाँ, नोट ये बात ध्यान रखना, टेपिटम की जो प्रारंभिक कोशिकाएं होती है, यानी प्रारंभिक अवस्था में जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो कोशिकाएं एक केंद्र की होती है, यानी उनमें एक ही केंद्रक पाया जाता है प्रारंभ में, परंतु बाद में टेपिटम की कोशिकाएं क्या हो जाती है? बहुकेंद्रिकी हो जाती है। पहली बात करेंगे, टेपिटम की कोशिकाएं स्पष्ट जीवद्रव्य युक्त होती है, केंद्रक युक्त होती है।
ठीक है। और इसमें प्रारंभ में क्या पाया जाता है, केवल एक केंद्रक पाया जाता है, परंतु बाद में इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, तो क्या हो जाती है, बहुकेंद्रकी हो जाती है। तो टेपिटम सबसे परागधानी की अंतिम परत होती है, ठीक है। और प्रारंभ में ये क्या होती है, एक केंद्र की, बाद में क्या होती है, ये बहुकेंद्र की हो जाती है। और यह सबसे मुख्य परत होती है जो लघु बीजाणु को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। तो चारों परत पढ़ ली हमने किसकी, परागधानी भित्ति की, ठीक है। अब यहाँ टेपिटम के प्रकार पढ़ते हैं। तो देखिए टेपिटम है, टेपिटम है वो कितने प्रकार की होती है, संरचना या कार्य के आधार पर दो प्रकार की। एक तो होती है अमीबीय, ठीक है, एक होती है ग्रंथिल। दो प्रकार की टेपिटम होती है पादपों में, अमीबीय और ग्रंथिल। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं टेपिटम और टेपिटम के प्रकार। तो दो प्रकार की टेपिटम होती है, एक होती है अमीबीय जिसको प्लाज्मोडियल भी कहते हैं, और एक होती है ग्रंथिल जिसको क्या कहते हैं, स्रावी टेपिटम भी कहते हैं। तो टेपिटम कितने प्रकार की होती है, कार्य के आधार पर दो प्रकार की, एक तो अमीबीय और एक कौन सी होती है, ग्रंथिल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखिए आप। अमीबीय टेपिटम होती है, प्लाज्मोडियम टेपिटम होती है। जैसे मान लीजिए मैंने ये टेपिटम परत बनाई है, केवल टेपिटम, ऊपर वाली परत नहीं, केवल टेपिटम परत बनाई है। और इसके अंदर की तरफ क्या है, ये बीजाणु दानी गुहा, ठीक है, यानी ये पार्ट। अब इसके बाद भी अपन पढ़ेंगे बीजाणुजन उत्तक पढ़ेंगे, तो इसके जो अंदर वाला भाग है ये क्या कहलाता है, बीजाणुधानी गुहा। तो देखिए जब टेपिटम कोशिकाएं टूटकर, ठीक है, तो यहाँ अमीबीय है, यहाँ ग्रंथिल है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब टेपिटम कोशिका होती है वो टूटकर अपने स्राव को कहाँ भेज देती है, बीजाणुदानी गुहा में। और यहाँ क्या होते हैं, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। तो उनको क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। तो ऐसी टेपिटम कोशिकाएं जो टूटकर पोषण किसको प्रदान करती है, लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है, ऐसी टेपिटम को क्या कहते हैं, अमीबीय टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीबीय टेपिटम। एग्जाम्पल टाइफा में होता है इस प्रकार से, किसमें होता है, टाइफा में होता है। तो ऐसी टेपिटम कोशिकाएं जो टूटकर अपने स्राव को कहाँ भेज देती है, बीजाणुदानी गुहा में, और वहाँ इस पोषण या जो भी पोषक पदार्थ है उससे पोषण कौन प्राप्त करते हैं, लघु बीजाणु प्राप्त करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अमीबीय। एग्जाम्पल है टाइफा, ठीक है। अब है दूसरा ग्रंथिल, सेम यही है। जैसे मान लीजिए मैंने ये ऊपर की कोशिका बना दी, टेपिटम बना दी, ये टेपिटम कोशिका है और ये बीजाणुदानी गुहा है। तो यहाँ तो था टूटकर अपना पोषण प्रदान कर रही थी। तो ऐसी टेपिटम कोशिकाएं जो बिना टूटे पोषण पदार्थ का स्राव करती है, पोषक पदार्थ का स्राव करती है, जिससे लघु बीजाणु क्या प्रदान करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसी टेपिटम कोशिकाएं जो बिना टूटे पोषक पदार्थ स्राव करती है, जिससे लघु बीजाणु क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, इसे क्या कहते हैं, ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम कहते हैं। ओके, तो दो प्रकार की होगी, अमीबीय, ग्रंथिल। अमीबीय में ध्यान रखना, टेपिटम कोशिकाएं टूटकर पोषण प्रदान करती है और ग्रंथिल में बिना टूटे पोषण प्रदान करती है। इस प्रकार जो होता है वो होता है कैप्सेला के अंदर, या कुछ द्विबीजपत्री पादप हैं उनमें इस प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। तो पहली हमने कंप्लीट परागधानी भित्ति पढ़ ली है। 4 परत पढ़ी है, एपिडर्मिस एक स्तरीय परत, दूसरी एंडोथीसियम वो भी एक स्तरीय, उसमें एल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियाँ पाई जाती है, तीसरी 1 से लेकर 3 परत होती है मिडल लेयर की, और चौथी होती है टेपिटम जो लघु बीजाणु को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। और टेपिटम कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, अमीबीय और दूसरी कौन सी होती है, ग्रंथिल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन बीजाणुजन उत्तक।
किसकी बात करते हैं? बीजाणुजन ऊतक की। अब बीजाणुजन ऊतक कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पर। हमने कल एंथर की संरचना पढ़ी थी, डेवलपमेंट एंथर में, तो वहाँ हमने एक परागधनी भित्ति बनाई थी, ठीक है। तो एक तो भित्तीय कोशिका बाहर की तरफ और अंदर की तरफ बीजाणुजन ऊतक, और बीजाणुजन ऊतक किसका निर्माण कर रहा था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। तो वो पार्ट है यहाँ का, ये इसे अपन क्या कहेंगे? बीजाणुजन ऊतक। यानी इसके अंदर की तरफ जो पार्ट है वो किसका पाया जाएगा? बीजाणुजन ऊतक। तो ये भी कह सकते हो ये पूरी क्या होती है? परागधनी भित्ति। तो परागधनी भित्ति से घिरा हुआ भाग, परागधनी भित्ति से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? बीजाणुजन ऊतक। ये बीजाणुजन ऊतक है किसका निर्माण करेगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। किसका निर्माण करेगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। और ये क्या होता है? द्विगुणित। और इसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और क्या बन जाते हैं? लघु बीजाणु बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसकी संरचना का सचित्र वर्णन पूछे तो आपको ये करना है। इसमें मेरे हिसाब से किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे को भी, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर आप भेज दें, उसका उत्तर आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ी सी बात करते हैं टेपिटम के कार्य। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि टेपिटम के कार्य बताइए। पीछे क्वेश्चन में दे रखा है टेपिटम के कार्य लिखिए। तो पहला पॉइंट तो बता दिया कि सबसे मुख्य कार्य होता है ये क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। किसको? लघु बीजाणु को। तो लघु बीजाणु को पोषण कौन प्रदान करता है? टेपिटम। नंबर 2 क्या करती है? पोलेन कीट का निर्माण। अब पोलेन कीट का निर्माण करती है तो पोलेन कीट के द्वारा क्या होता है कि एक तो परागकण खुशबूदार होते और चमकदार होते हैं, जिससे कीट आकर्षित होंगे और क्या होगा कि जो क्रिया है वो आसानी से हो जाती है। तो पोलेन कीट के कारण परागकण खुशबूदार होते हैं और क्या होते हैं? चमकदार। अब आप पूछेंगे पोलेन कीट क्या होता है? तो परागकण होती है, उस पर लिपिड और केराटिनॉइड की विशेष परत जमा हो जाती है। परागकण पे या लघु बीजाणु पर लिपिड और केराटिनॉइड की एक संरचना का जमाव हो जाता है, यानी लिपिड और केराटिनॉइड। इस तैलीय परत को अपन क्या कहते हैं? पोलेन कीट कहते हैं। परागकण के ऊपर लिपिड और केराटिनॉइड की विशेष परत का जमाव हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? पोलेन कीट, जिससे चमकदार होंगे और खुशबूदार। तीसरा है स्पोरोपोलेनिन का निर्माण। स्पोरोपोलेनिन का निर्माण, ये एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि परागकण जीवाश्म के रूप में सुरक्षित क्यों रहते हैं? तो स्पोरोपोलेनिन के कारण। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन होने के कारण परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता है, भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये था कि जीवाश्म के रूप में सुरक्षित क्यों रहते हैं? तो परागकणों पर किसका आवरण पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाए जाने के कारण इनका भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण ये लंबे समय तक क्या रहते हैं? जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखना, लंबे समय सुरक्षित क्यों रहते हैं? तो स्पोरोपोलेनिन के कारण। अब ये स्पोरोपोलेनिन जमा हो जाएगा ऊपर तो इनका अपघटन नहीं होगा, और अपघटन नहीं होगा तो लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। चौथा है यूबिस्काय का निर्माण करते हैं। अब यूबिस्काय क्या होता है? तो अभी हमने टेफिटम कोशिका पढ़ी थी कि टूटकर स्राव प्रदान कर रही थी। कौन सी? अमीबीय। तो जो टूटकर स्राव प्रदान करती है, तो जो वहाँ टूटती है तो लिपिड कण किस पर आ जाते हैं? परागकण पर। लिपिड कण है वो लघु बीजाणु के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ तो ये कहेंगे टेपिटम कोशिका जब टूटती है तो लिपिडीय कणों का स्राव होता है, और इन लिपिडीय कणों पर किसका जमा हो जाता है? स्पोरोपोलेनिन का निर्माण हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? यूबिस्काय कहते हैं। क्या कहते हैं? यूबिस्काय कहते हैं। इसमें अपनी मुख्य बात यही है कि लिपिडीय कणों पर
स्पोरोपोलिन का निर्माण होने के बाद में इसे अपन क्या कह देते हैं, यूबिस्काय कहते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके 4 कार्य। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं है, तो वो बच्चा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।